हेलो बच्चों, आज मैं जेईई मेन 2019 का प्रॉब्लम फिर से डिस्कस करने वाला हूं। तो पार्ट 6 के एपिसोड 1 में हमने 15 प्रॉब्लम डिस्कस किया था। तो 2019 में कई शिफ्ट्स में एग्जाम हुए थे, सो इलेक्ट्रो स्टडीज के 44 प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं, तो जिसमें से हमने 15 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुका है। आज एपिसोड 2 में फिर से 14-15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यही हमारे लिए एक प्रोत्साहन होता है कि अगर आप ये करते रहेंगे तो हमें उम्मीद रही कि हमें और आगे अच्छा करते रहना चाहिए। तो आपके लिए ढेर सारा वीडियोस लेकर के आए, आपके जो प्रॉब्लम्स हो उससे सॉल्व कर सकें। तो आप इतना तो ज़रूर कर ही सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारा पहला सवाल। Charge is distributed within a sphere of radius r with a volume charge density rho r equals a by r square e to the power minus 2r by a, where a and small a are constants. If q is the total charge of this charge distribution, the radius capital R is. तो प्रॉब्लम कह रहा है कि एक स्फेयर है जिसके अंदर टोटल चार्ज है q। राइट, इस स्फेयर पे टोटल चार्ज कितना है? q है, but that charge is distributed with respect to radius. Its density is given by rho r equals a by r square e to the power minus 2r by a. तो चार्ज ये स्फेरिकल सिमेट्री वाला है, एक पर्टिकुलर रेडियस पे चारों तरफ इतनी डेंसिटी होगी। जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी ये डेंसिटी भी चेंज होती जाएगी। एनीवे, तो आपको बताना है इस स्फेयर का रेडियस क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज पता है तो टोटल चार्ज इस चार्ज डेंसिटी की मदद से फाइंड करते हैं और उसे क्यू के इक्वल कर देते हैं। तो इस स्फेयर के अंदर जो चार्ज है वो स्फेरिकल सिमेट्री का है और रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है डेंसिटी। तो टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए इसमें हमें एक एलिमेंट लेना होगा। तो लेते हैं एक एलिमेंट, वो एलिमेंट भी स्फेरिकल शेल होगा। तो मान लेते हैं ये है हमारा स्फेरिकल शेल जिसके अंदर का चार्ज फाइंड करेंगे और उसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर और इसकी थिकनेस मान लेते हैं कितनी है, डी आर। तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं इस चार्जेस को फाइंड करते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। द चार्ज इनसाइड दैट स्फेरिकल शेल डी क्यू क्या होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो इसी में आप रो का एक्सप्रेशन पुट कर दो, ए बाय आर स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2r बाय ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो 4 पाई कैपिटल ए e टू द पावर माइनस 2r बाय ए टाइम्स डी आर। तो ये हो गया उस स्फेरिकल शेल में चार्ज का अमाउंट। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर दैट स्फेयर तो फिर हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो नाउ लेट्स इंटीग्रेट दिस। सो टोटल चार्ज इनसाइड द स्फेयर इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी क्यू। सो इससे 4 पाई ए, ये टर्म कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेट करते हैं बचे हुए टर्म को, तो माइनस 2r बाय ए डी आर। इसकी लिमिट क्या होगी, तो चार्ज सेंटर से लेके सरफेस तक, तो इसका रेडियस है r, सो 0 टू r होना चाहिए। फाइन, तो इसमें आप देख रहे हो जो इंटीग्रेशन आया वो एक्सपोनेंशियल टर्म का है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स डी एक्स मीन्स e टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सम कांस्टेंट। तो सो e टू द पावर ए एक्स बाय ए, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो उसी फॉर्म का यूज करें, 4 पाई ए e टू द पावर माइनस 2r बाय ए और r में मल्टीप्लाइड है माइनस 2 बाय ए से, तो उससे डिवाइड कर दिया, माइनस 2 बाय ए से डिवाइड कर दिया, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। अब इसको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखकर सिंप्लीफाई कर लें। Q इक्वल्स, ये जो 2 है इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई ए और ये a भी ऊपर चले जाएगा, तो a माइनस अपर लिमिट अब इसमें रखते हैं, तो e टू द पावर माइनस 2r बाय ए, लोअर लिमिट रखते हैं तो e टू द पावर 0 और ये e टू द पावर 0 कितना होता है, तो 1 होता है। फाइन, सो
e टू दी पावर माइनस 2r बाय a, ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू बाय 2 पाई कैपिटल A टाइम्स स्मॉल a। इसको इधर ले आना है और फिर ये जो 1 है इसको भी लेफ्ट साइड ले आना है, तो 1 माइनस क्यू बाय 2 पाई a हो जाएगा। और इसमें दोनों तरफ लॉग ले लें, तो लॉग लेने से माइनस 2r बाय a इक्वल्स ln 1 माइनस क्यू बाय 2 पाई a। राइट, तो सो रेडियस r, तो रेडियस r क्या हो जाएगा? तो माइनस a बाय 2 ln 1 माइनस क्यू बाय 2 पाई a। और इस माइनस को अगर लॉग के साथ अकोमोडेट करें तो ये जो वन टर्म है लॉग का आर्गुमेंट है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो सो a बाय 2 ln 1 बाय 1 माइनस क्यू बाय 2 पाई a टाइम्स a। तो ये होगा हमारा आंसर। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में? a बाय 2 log 1 बाय 1 माइनस क्यू बाय 2 पाई a इन ऑप्शन 2। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन, 2 point charges q1 root 10 microcoulomb and q2 minus 25 microcoulomb are placed on the x-axis at x equals 1 meter and x equals 4 meter respectively. The electric field in volt per meter at a point y equals 3 meter on the y-axis is। तो सो क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, q1 पॉजिटिव है रूट 10 माइक्रोकूलम, q2 नेगेटिव है माइनस 25 माइक्रोकूलम, और ये x एक्सिस पर x इक्वल्स 1 और x इक्वल्स 4 पर प्लेस्ड है। तो सपोज ये है हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो 1 मीटर पे एक चार्ज है और 4 मीटर पे दूसरा चार्ज है। 1 मीटर पे है q1 और 4 मीटर पे है q2, और आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। इस y एक्सिस पर फाइंड करना है 3 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इन वेक्टर फॉर्म k q वेक्टर r डिवाइडेड बाय r क्यूब, यही होता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इसी का यूज करना है। तो q1 की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, q1 को ज्वाइन करते इस पॉइंट से, उसी के अलॉन्ग होगी, पॉजिटिव है तो अवे होगी। q2 को ज्वाइन करता है तो q2 नेगेटिव है इसलिए इसके तरफ होगी। तो q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E1 और q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इसी दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर देना है तो टोटल फील्ड एट दैट पॉइंट मिल जाएगा। अब इसमें जो ये r है तो वो क्या है? पॉइंट और चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। तो ये 3 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो हो जाएगा अंडर रूट 10 यूनिट। फिर ये 3 एंड ये 4, तभी हो जाएगा कितना? 5 यूनिट। तो डिस्टेंस r मिल गया। अब पोजीशन वेक्टर आप जानते हो xi प्लस yj के फॉर्म में लिखना होता है। तो नाउ लेट्स फाइंड आउट E1। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं E1 कितना है? तो E1 हो जाएगा k q1 वेक्टर r। तो वेक्टर r कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर r ये वेक्टर है, तो इसका x कंपोनेंट -1, y कंपोनेंट +3, तो सो -i प्लस 3j डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो r है रूट 10 उसका क्यूब। फाइन। E2 k q2। अब q2 के लिए जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो ये है, इसका x कंपोनेंट ये नेगेटिव साइड -4 और y के कंपोनेंट +3, तो सो ये हो जाएगा -4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय, इसके डिस्टेंस है 5 यूनिट तो 5 क्यूब। बस इसी को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, दोनों को ऐड करना है। तो सो नेट फील्ड E विल बी E1 प्लस E2। तो E1 इज हाउ मच? k q1। q1 है रूट 10 माइक्रोकूलम, तो रूट 10 10 टू द पावर -6 इंटू -i प्लस 3j डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 10 रूट 10 प्लस k -25 माइक्रोकूलम, तो -25 10 पर -6
डिवाइडेड बाय 5 का 3 पावर 3 तो 125 माइनस 4i प्लस 3j। अब इसमें से जो कैंसिल होता है कैंसिल करें, जो कॉमन हो सकता है कॉमन ले। ये √10 कैंसिल, इस 25 से इसको काट देंगे तो 5 टाइम्स। तो सो k बाय 10 इंटू माइनस आई प्लस 3j इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस k बाय 5 माइनस 4i प्लस 3j इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ऑलराइट, अब इसमें k बाय 10 हम लोग कॉमन ले लेते हैं और 10 टू द पावर माइनस 6 भी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? माइनस आई प्लस 3j। यहाँ ये 5 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो माइनस 2 टाइम्स 4 तो 8 होगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 8i। दिस 2 टाइम्स 3 तो माइनस 6j। ऑलराइट, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8i माइनस i 7i अब प्लस 3j माइनस 6j माइनस 3j इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63i माइनस 27j और 10 का पावर क्या बचेगा? तो 9 माइनस 6 3 में से एक 10 और ये जाएगा तो 10 टू द पावर 2 वोल्ट पर मीटर। फाइन, तो 63i माइनस 27j इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट पर मीटर। तो विच इज इन ऑप्शन 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, फिगर शो चार्ज Q वर्सेस वोल्टेज V ग्राफ for series and parallel combination of two given capacitors. The capacitances are, तो दो कैपेसिटर C1 और C2 मान लेते हैं ये दोनों पैरेलल में है, C1 और C2 पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। और अगर ये दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये जो ग्राफ दिया गया है चार्ज वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ, इससे आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ग्राफ में आप देख रहे हो ए और बी मार्क किया गया, बट क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कौन सा सीरीज का है और कौन सा पैरेलल का है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि कौन सा सीरीज का है और कौन सा पैरेलल का है। तो सबसे पहले तो इस ग्राफ से कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो C इक्वल्स Q बाय V होता है। ये ग्राफ Q वर्सेस V है तो दैट मीन्स ये स्लोप है। तो कैपेसिटेंस जो है इस ग्राफ का स्लोप है, आइदर A ग्राफ का और B ग्राफ का। तो आप देख सकते हो A का स्लोप ज्यादा है, तो A का स्लोप ज्यादा है और ज्यादा कैपेसिटेंस होता है पैरेलल में, तो इसका मतलब A इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड B इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये डिसाइड हो गया तो फिर फॉर्मूला है हमारे पास, लिखिए C1 प्लस C2 पैरेलल के लिए। तो पैरेलल के लिए इसका स्लोप ये 500 डिवाइडेड बाय 10, तो 500 डिवाइडेड बाय 10 दैट मींस 50। फिर C1 प्लस C2 B ग्राफ का स्लोप तो 80 डिवाइडेड बाय 10, 80 डिवाइडेड बाय 10, तो C1 C2 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि C1 प्लस C2 पता है 50 इक्वल्स 8, सो C1 C2 इक्वल्स 400। तो सो दो इक्वेशन है, एक में दोनों का सम पता है 50, दोनों का प्रोडक्ट पता है 400। तो बहुत ही आसानी से आप इंटेलिजेंटली गेस कर सकते हो कि अगर 7 है 40 तो C2 हो जाएगा 10, दोनों का एडिशन 400 और मल्टीप्लिकेशन सॉरी दोनों का एडिशन 50 और मल्टीप्लिकेशन 400। सो आवर आंसर विल बी 40 माइक्रोफैराड एंड 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, 40 माइक्रोफैराड एंड 10 माइक्रोफैराड। ऑलराइट, तो इस प्रॉब्लम में ये इंपॉर्टेंट था कि ए और बी जो ग्राफ्स दिए हुए कौन सा सीरीज का और कौन सा पैरेलल का है, ये आपको डिसाइड करना था। ठीक है, अगर इस डिसीजन में गड़बड़ी होगी तो फिर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन, ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a एंड टोटल चार्ज q इज प्लेस्ड इन xy प्लेन सेंटर्ड एट ऑरिजिन। तो कह रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, एक समान रूप से आवेशित एक
रिंग है जिसके रेडियस है 3a, उसकी टोटल चार्ज है q और वो xy प्लेन में है जिसका सेंटर ऑरिजिन पर है। तो xy प्लेन में अगर ये रिंग है जिसकी सेंटर ऑरिजिन है तो डेफिनेटली z एक्सिस ही इसकी एक्सिस होगी। ठीक है, ये है ऑरिजिन, इसकी रेडियस कितनी दी गई है 3a। फाइन। ए पॉइंट चार्ज q इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग अलोंग द z एक्सिस। तो एक पॉइंट चार्ज है जो कि z एक्सिस के तरफ पर चल रही है टुवर्ड्स द रिंग। जब वो z इक्वल्स 4a पर है तो उसकी स्पीड है v। द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट इट क्रॉसेस द ऑरिजिन। v का मिनिमम कितना वैल्यू होना चाहिए ताकि ये ऑरिजिन को क्रॉस कर जाए। तो इस पे भी चार्ज q है, रिंग पे भी चार्ज q है, दोनों सेम नेचर का है, तो डेफिनेटली एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो ये जो v वेलोसिटी है घटती जाएगी। तो सेंटर पे पहुंचते पहुंचते अगर जीरो हो जाए या उससे पहले ही जीरो हो जाए तो फिर ये सेंटर को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो सेंटर को क्रॉस करने के लिए जरूरी है कि इस चार्ज का सेंटर पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी स्लाइटली मोर देन जीरो समथिंग होना चाहिए। बट कैलकुलेशन करते समय हम लोग उसको ऑलमोस्ट जीरो मान के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब विद सम वेलोसिटी ये पहुंच जाएगी तो फिर ये इसको क्रॉस करेगा, उसके बाद फिर रिपल्सन होगा तो तेजी से भाग जाएगी, वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। ऑलराइट, तो सो सेंटर पे विद सम वेलोसिटी पहुंचना चाहिए, माइन्यूट वेलोसिटी पहुंचना चाहिए, बट कैलकुलेशन में हम लोग उसको ऑलमोस्ट जीरो ही लेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज फाइनली सेंटर पे जीरो मान लेते हैं, माइनस इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होता है क्यू डेल्टा वी, क्यू टाइम्स वी टू माइनस वी वन इक्वल्स जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स क्यू टाइम्स वी टू माइनस वी वन। अब इसी से ये वेलोसिटी फाइंड करना है, मिनिमम कितना होगा। तो सो वी स्क्वायर इक्वल्स 2q बाय m इंटू v2। v2 का क्या मतलब है, तो v2 है सेंटर का पोटेंशियल, ये v2 जो है सेंटर का पोटेंशियल है। तो किसी रिंग में जो सेंटर है हर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज होगा। सो के क्यू डिवाइडेड बाय आर, कितने डिस्टेंस पर है, रेडियस आर के बराबर। तो रेडियस आर कितना दिया हुआ है 3 है, माइनस व्हाट इज v1। तो v1 है जब वो z इक्वल्स 4a पर था, यहां था, तो रिंग का हर पॉइंट अगेन यहां से सेम डिस्टेंस पर है। तो ये 3a, ये 4a, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 5a। ठीक है, 3a 4a सो 5a है ना, ये 4a डिस्टेंस, ये 3a डिस्टेंस, तो ये 5a हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से इस तरफ किधर से भी लो तो 5 है। तो अगेन पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला इस पे लगेगा के क्यू डिवाइडेड बाय 5a। तो ये हो गया v स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो क्या आएगा v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय m। सारे ऑप्शंस में अंडर रूट 2 बाय m है इसलिए बाहर रखा। अब बचा हुआ टर्म तो के क्यू स्क्वायर, के क्यू बाहर, 1 बाय 3a तो डिवाइडेड बाय a, 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 5, तो ये हो जाएगा 2 बाय 15। तो यही हमारा आंसर है। तो देखते हैं क्या है किस ऑप्शन में, अंडर रूट 2 बाय m 2 बाय 15। ठीक है, तो यहाँ है अंडर 2 बाय m 2 बाय 15, देन क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। k को 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो वही वाला मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम सिंपल है, बस कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए डेफिनेटली सॉल्व होगा। In free space, a particle A of charge 1 microcoulomb is held fixed at a point P। तो किसी पॉइंट P पर एक पार्टिकल A है जिसकी चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और उसे वहां पर फिक्स रखा गया है। ठीक है, तो यहां पे एक पार्टिकल A को फिक्स कर दिया है, फाइन, ये मूव नहीं कर सकती है, जो कि पॉइंट P है। Another particle B of the same charge and mass 4 microgram is kept at a distance of 1 mm from P। एक दूसरा चार्ज जो है उस P से 1 mm डिस्टेंस पे रखा गया,
दोनों पे चार्ज सेम है, यहाँ Q और यहाँ भी Q, और ये Q का वैल्यू दिया गया है 1 माइक्रो कूलम। इस दूसरे वाले चार्ज की मास दी गई है 4 माइक्रोग्राम। तो एक्चुअली यहाँ पे ये 4 माइक्रोग्राम नहीं होगा, ये होना चाहिए मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये करेक्शन होना चाहिए यहाँ पे, 4 माइक्रोग्राम नहीं बल्कि 4 मिलीग्राम। देन if B is released then its velocity at a distance of 9 mm from P is, B को अब यहाँ से अगर छोड़ दिया जाए तो इसके रिपल्सन की वजह से ये जाएगी दूर, तो जब 9 mm पे पहुंचेगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, V equals how much। तो ये डिस्टेंस कितना कह रहा है 9 mm। तो अगेन यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स 0। काइनेटिक एनर्जी का चेंज, तो फाइनल हाफ है v स्क्वायर माइनस इनिशियल इज 0। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पॉइंट चार्ज सिस्टम का है, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है k q1 q2 बाय r। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, k q1 q2 बोथ आर q, सो k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 mm पर है तो इसको चलो r2 लिखता है, k q स्क्वायर बाय r2 माइनस इनिशियल k q1 q2 बाय r1। तो r1 इज 3 mm, r2 इज 9 mm इक्वल्स 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके v फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो हाफ एम v स्क्वायर इक्वल्स k q स्क्वायर 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। सो v इक्वल्स ट्वाइस k q स्क्वायर बाय m 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, इसका स्क्वायर रूट। इसी में अब सारे वैल्यूज रखेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो क्या सा वैल्यूज दिया हुआ है, 2 9 10 टू द पावर 9, चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, सो 10 पावर माइनस 6 स्क्वायर, मास 4 मिलीग्राम, तो 4 10 टू द पावर माइनस 3, ये ग्राम हुआ, इसको किलोग्राम में चेंज करना है, अगेन 10 पावर माइनस 3, 1 बाय r1, तो r1 है 1 mm, तो 10 पावर माइनस 3 मीटर, माइनस 1 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ, तो क्या सब आएगा 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 का पावर कितना आएगा, देखो ये है 9 माइनस 12, तो माइनस 3, एक माइनस 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ये कैंसिल, तो नीचे 10 पावर माइनस 3 और ये वाला 10 पावर माइनस 3 भी नीचे कॉमन हो जाएगा, तो 10 पावर माइनस 6 होगा डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 1 माइनस 1 बाय 9, तो 1 माइनस 1 बाय 9 इज 8 बाय 9, तो 2 इंटू 9 बाय 4 इंटू 8 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये 9 9 कैंसिल, 4 दूना 8, ठीक है ये 10 पावर 6 है, तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो सो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 अगेन, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, ए सिंपल पेंडुलम, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ए सिंपल पेंडुलम of length L is placed between the planes of a parallel plate capacitor having electric field E as shown in figure. Its bob has mass M and charge Q. The time period of the pendulum is given by, ठीक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच में ये पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, तो आप जानते हो इसके बीच में अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, तो उस पेंडुलम के बॉब पे चार्ज है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगा। फाइन, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। जब ये सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेविटी वर्क कर रहा हो तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। इन अदर केसेस जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स आ जाए, तो in that case this time period is given by L by Z effective। तो what is Z effective, तो Z effective होता है
टेंशन डिवाइडेड बाय मास इन इक्विलिब्रियम। जब ये सिंपल पेंडुलम इक्विलिब्रियम में हो, अंडर ऑल द फोर्सेस, रेस्ट में हो एक्चुअली, तो वैसे केस में जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी उस टेंशन को मास से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी जी इफेक्टिव। तो इस केस में हम लोग फाइंड करते हैं कि टेंशन डिवाइडेड बाय मास इन इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो इस सिंपल पेंडुलम पे को मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे चलेगी इन इक्विलिब्रियम। तो इस पे फोर्सेस कौन सा हो गया, टेंशन, वेट, mg, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, तो दैट फोर्स इज QE। ठीक है, और डेफिनेटली QE इसको राइट वर्ड ले जाएगी तो ये वर्टिकल नहीं रह सकता, इससे सर्टेन एंगल पे चला जाएगा। तो अब आपको फाइंड करना है, सपोज ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसमें टेंशन और मास का रेशियो कितना है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है, रेस्ट में है बॉब हमारा, तो फिर ये QE और mg मिलके टेंशन को बैलेंस कर लेंगे। तो QE और mg हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे आना है, T के इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो सो टेंशन शुड बी इक्वल टू अंडर रूट, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इसका जो रिजल्टेंट है ये हो जाएगा अंडर रूट QE स्क्वायर प्लस mg होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं जी इफेक्टिव, उसे टेंशन डिवाइडेड बाय मास, तो इसे मास से डिवाइड कर देंगे तो m स्क्वायर इनसाइड चले जाएंगे, mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर, बस ऑर्डर चेंज कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर इससे तो कैंसिल हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस QE बाय m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया जी इफेक्टिव। सो देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट L बाय जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर 3। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड फाइंड करने का, इसको याद रखेंगे। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट L बाय जी इफेक्टिव, एंड व्हाट इज जी इफेक्टिव, द जी इफेक्टिव इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टेंशन एंड मास इन इक्विलिब्रियम व्हेन Bob is at rest under all the forces. Right? Next. A parallel plate capacitor is of area 6 cm square and a separation 3 mm. The gap is filled with 3 dielectric materials of equal thickness. See figure with dielectric constants K1 10, K2 12, K3 14. The dielectric constant of a material which when fully inserted in above capacitor gives same capacitance would be. क्या करे प्रॉब्लम कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी प्लेट एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है 3 mm। द गैप इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक है, जैसे डायग्राम आप देख रहे हो 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2 एंड K3 है, एंड K1 इज गिवन 10, K2 12 और K3 14। तो अब हम लोग को क्या कह रहा है प्रॉब्लम कि the dielectric constant of a material which when fully inserted in above capacitor gives same capacitance, मतलब इसी कैपेसिटर के अंदर उन तीनों को हटा दे, एक सिंगल मटेरियल इसे फिल कर दे, ठीक है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है तो उतना ही कैपेसिटेंस होने के लिए K का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सो इसमें जो ये 3 कैपेसिटर है हमारा, ये तीनों एक्चुअली एक है, हम लोग इसको मान सकते हैं कि यहाँ 3 कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर जिसमें K1 फिल्ड है, दूसरा जिसमें K2 फिल्ड है और तीसरा जिसमें K3 फिल्ड है, और तीनों सेम 2 प्लेट के बीच में है, जिसका मतलब ये तीनों पैरेलल में है। ठीक है, तो ये 3 कैपेसिटर हम लोग अज्यूम कर सकते हैं और ये तीनों पैरेलल में है। तो ऐसे केस में जो K आता है हमारा K इक्विवेलेंट, that turns out to be K1 plus K2 plus K3 divided by 3। अगर 2 ही रहता है इक्वल हाफ में, जैसे 2 मटेरियल भरा हुआ है, एक K1 दूसरा K2, जितना ये गैप है उतना ही ये भी है, तो इसका आ जाता है K1 plus K2 by 2।
3 है तो के और इक्वल डिस्टेंस तक ये 3 बराबर हिस्से में बटा हुआ है, तो इसको का भी आंसर होगा k1 प्लस k2 प्लस k3 बाय 3। तो अगर ये फॉर्मूला पता होता तो ये आंसर वेरी सिंपल है, k1 प्लस k2 प्लस k3 बाय 3। सो 10 प्लस 12 प्लस 14 बाय 3। सो 10 प्लस 12 प्लस 14 divided by 3, 36 by 3, that means 12. So our answer is 12. All right, but ये फॉर्मूला कैसे हुआ, लेट्स सी। ये बहुत आसान है, ये 3 हिस्से में बटा हुआ है हमारा, ये d by 3, ये d by 3, सॉरी d नहीं, एरिया 3 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो इसकी प्लेट एरिया ये a by 3 और ये भी a by 3। अब प्लेट का सेपरेशन d, इसकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3, तो पैरेलल में है तो C को C1 प्लस C2 प्लस C3। C मान लेते हैं इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो K एप्सिलॉन 0 a by d इक्वल्स C1, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, एप्सिलॉन 0 एरिया a by 3, सेपरेशन d। Similarly, K2 epsilon 0 a by 3 divided by d, and similarly again K3 epsilon 0 a by 3 divided by d। तो दोनों साइड से epsilon 0 a by d को हटा दें तो K means K1 by 3 plus K2 by 3 plus K3 by 3, that means K1 plus K2 plus K3 divided by 3। तो अगर ऐसे n से डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए और प्लेट एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, तो ये K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। ठीक है, जितने भी है सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाय n, मतलब सिंपल एवरेज होता है। ऑल राइट, बट उसके लिए कंडीशन है कि प्लेट एरिया सब में इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए, तभी ये सिंपल एवरेज आप लगा सकते हो। फाइन, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two electric dipoles A, B with respective dipole moments dA equals minus 4 qa I cap and dB equals minus 2 qa I cap are placed on the x-axis with the separation r as shown in the figure। तो कह रहे हैं कि दो डायपोल है जो A और B पर रखा हुआ है। ये दोनों डायपोल कहाँ पे रखा हुआ है, A और B पर रखा हुआ है। तो डायग्राम तो दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम लोग अलग से बनाते हैं। ये A है सपोज, ये B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है R। तो A पर जो डायपोल रखा हुआ है उसका डायपोल मोमेंट है dA, तो माइनस साइन लगा हुआ है इसीलिए हमने इसको लेफ्ट साइड दिखाया। जहाँ पे के डायपोल का डायपोल मोमेंट है dB। ऑलराइट, तो यूजुअली हम लोग डायपोल मोमेंट को P से लिखते हैं, बट यहाँ पे D दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो आपको ये बताना है कि इस लाइन पे जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है C, तो ये पॉइंट A से कितना दूर है ताकि इस पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल सेम हो। तो मान लो A से RA डिस्टेंस पर है और B से RB डिस्टेंस पर है, तो ठीक है, A से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि वहां पे दोनों डायपोल का पोटेंशियल सेम हो। तो सबसे पहले तो आपको डायपोल का जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये लाइन जो है एक्चुअली में ये डायपोल का एक्सिस है। ठीक है, ये डायपोल का एक्सिस है। तो डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है एट एक्सियल पोजीशन, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर। और एक्चुअली नेगेटिव साइड में है, डायपोल लेफ्ट साइड है लेकिन पॉइंट हमारा राइट साइड है, तो माइनस P बाय R स्क्वायर। और अगर राइट लेफ्ट साइड में होता, डायपोल के डायरेक्शन में होता आगे की तरफ पॉइंट, तो प्लस लेते। एनीवे, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर है। फाइन, तो कह रहे दोनों का पोटेंशियल बराबर हो। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो। तो एट C पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल A इक्वल्स पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल B, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो हम लोग इस रिलेशन से देख सकते हैं कि दिस पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, दिस पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायपोल मोमेंट B। ठीक है, तो सो A की वजह से पोटेंशियल
ठीक है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो डायपोल मोमेंट ए का which is 4qa divided by distance square equals 2qa divided by distance square. फाइन, तो इससे RA और RB का रेशियो मिल जाएगा. RA स्क्वायर बाय RB स्क्वायर इक्वल्स 2. दैट मीन्स RA डिवाइडेड बाय RB इज √2. इसके साथ ही साथ आप डायग्राम से देख सकते हो कि RA और RB का जो ये डिफरेंस है, RA एंड RB का डिफरेंस, ये किसके बराबर है? R के बराबर है. तो सो हम लोग एक और इक्वेशंस लिख सकते हैं, RA माइनस RB इक्वल्स R. तो रेशियो अगर आप जानते हो, रेशियो से सॉल्व करना तो वेरी इजीली है. हम लोग लिख सकते हैं RA इज हाउ मच? तो ये किस रेशियो में? √2:1. तो √2 यूनिट है RA, तो 1 यूनिट है RB, और दोनों का डिफरेंस कितना है? तो R है. तो ये कितना यूनिट हुआ? √2 माइनस 1 यूनिट इज R. तो दैट मीन्स √2 यूनिट जो कि RA है, ये कितना होगा? तो R बाय √2 माइनस 1 इंटू √2. सो दैट्स वाई RA इज R टाइम्स √2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1. तो सो देखो किस ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है. तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन 1. तो हमारा आंसर होगा √2R बाय √2 माइनस 1. फाइन, नेक्स्ट वन. A charge Q is distributed over 3 concentric spherical shells of radii A, B, C. A less than, B less than, C. तो कह रहा है टोटल चार्ज Q को 3 अलग अलग स्फेरिकल सेल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो तीनों स्फेरिकल सेल कंसेंट्रिक है, एक ही सेंटर है तीनों का. उनका रेडियस ABC है, जिसमें A छोटा है, A से बड़ा B है और B से बड़ा C है. सपोज ये है A रेडियस वाला शेल, ये है B रेडियस वाला शेल, और ये तीसरा C रेडियस वाला शेल. ठीक है, तीनों कंसेंट्रिक है, तीनों मिला के टोटल चार्ज है Q. तो सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल टू वन अनदर. तो इस तरह से चार्ज Q को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि तीनों सरफेस की चार्ज डेंसिटी सेम है. तो मान लेते हैं तीनों के चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा एंड सिग्मा है. ऑलराइट, द टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर वेयर R इज लेस देन A वुड बी. तो कह रहे हैं टोटल पोटेंशियल आप फाइंड करो ऐसे पॉइंट पे जो इस कॉमन सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? तो R डिस्टेंस पर है. सच दैट दिस R लेस देन A, मतलब वो अंदर वाला जो स्फीयर है उसके भी इनसाइड में है, क्योंकि R कह रहा है लेस देन A है, तो ये इनसाइड तीनों के अंदर का पॉइंट्स है. फाइन, तो अब आपको सबसे पहले तो सिग्मा फाइंड करना पड़ेगा. सिग्मा फाइंड करने के बाद पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना होगा. तो पहले सिग्मा हम लोग डिटरमिन करता है. टोटल चार्ज तीनों मिला के कितना है? Q. इनर वाला स्फीयर जो है जिसका रेडियस A है, इसकी चार्ज कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा? तो सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर. दूसरे का उसी तरह से सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर. तीसरे का सिग्मा इंटू 4 पाई C स्क्वायर. तो सो Q इक्वल्स सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो इससे हमें सिग्मा मिल जाएगी. ऑलराइट, ये टोटल चार्ज Q डिवाइडेड है कितने एरिया पर? तो टोटल एरिया इज 4 पाई A स्क्वायर, 4 पाई B स्क्वायर, 4 पाई C स्क्वायर. ठीक है, तो सो सिग्मा इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 4 पाई टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. एनीवे, तो चलो ये सिग्मा मिल गया. नाउ लेट अस फाइंड आउट द पोटेंशियल. जो डिटरमिन करना है चलो वो फाइंड करता. तो पोटेंशियल स्फेरिकल सेल पे अगर चार्ज है Q और इसके इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, तो स्फेरिकल सेल के इनसाइड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है कि इनसाइड में पोटेंशियल हर जगह सेम होता है. और ये सेम कितना होता है? तो सेम एज द पोटेंशियल ऑफ सरफेस. तो ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय, अगर इसकी रेडियस है R तो KQ डिवाइडेड बाय R. ठीक है, तो स्फेरिकल शेल के इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल सब जगह सेम होता है, और वो उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस का होता है. तो यही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्रक्स है, कॉन्सेप्ट है. तो ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो.
तो टोटल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ए रेडियस वाले सेल पे जो चार्ज है उसकी वजह से के क्यू बाय आर, तो क्यू कितना है उसपे सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ए। बी रेडियस वाले के लिए भी अगेन इनसाइड का पॉइंट है, तो के इंटू सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। सी रेडियस वाले स्फीयर के लिए भी इनसाइड का पॉइंट है, तो फिर के इंटू उसका चार्ज सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, बस इसी को एड अप कर देना। तो के सिग्मा 4 पाई कॉमन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए मींस ए, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी मींस बी, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी मींस सी। तो के इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा टाइम्स 4 पाई। यहां से देखो सिग्मा टाइम्स 4 पाई, इस दोनों को 4 पाई को लेफ्ट साइड ले आए तो ये क्या मिलेगा, q डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में था a प्लस बी प्लस सी। तो यही हमारा पोटेंशियल होगा एट ए पॉइंट सच दैट r इज लेस देन a। तो देखते हैं किस ऑप्शन में, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स a प्लस बी प्लस सी एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ऑप्शन 2 में है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फाइन, नेक्स्ट वन, a parallel plate capacitor having capacitance 12 picofarad is charged by a battery to a potential difference of 10 volt। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दी हुई है 12 पिकोफैराड, इसको चार्ज किया गया बाय ए पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, चार्ज किया गया बाय पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। द चार्जिंग बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड and a porcelain slab of dielectric constant 6.5 is slipped between the plates। अब क्या किया, बैटरी को हटा दिया और प्लेट के बीच एक डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ 6.5। द वर्क डन बाय द कैपेसिटर ऑन द स्लैब इज, इस प्रोसेस में स्लैब के द्वारा कितना, कैपेसिटर के द्वारा कितना वर्क किया गया ऑन द स्लैब। ठीक है, तो ये जो वर्क होगा कैपेसिटर कर रहा है तो डेफिनेटली उसके स्टोर्ड एनर्जी में कमी आएगी। अगर हम लोग वर्क करेंगे तो स्टोर्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, कैपेसिटर खुद वर्क कर रहा है तो उसके स्टोर्ड एनर्जी में क्या होगी, कमी आएगी। तो सो वर्क डन बाय द कैपेसिटर मींस द डिक्रीज इन द स्टोर्ड एनर्जी। तो सो पहले कितना स्टोर्ड था और अब कितना स्टोर्ड है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वही हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, तो स्टोर्ड एनर्जी इनिशियली कितना था, इनिशियली होगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसको जब हम चार्ज किए बाय पोटेंशियल ऑफ V, कैपेसिटेंस C पोटेंशियल V, तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, बैटरी को हटा देते हैं, सिर्फ हमारे पास ये कैपेसिटर है, इस पे जो भी चार्ज आया होगा वो ही चार्ज अब यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, बैटरी हमने रिमूव कर दिया और इसके अंदर एक डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। तो डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, कैपेसिटेंस के फैक्टर से बढ़ जाता है। ठीक है, कैपेसिटेंस जो हमारा क्या हो जाएगा, के फैक्टर से बढ़ जाएगी। वोल्टेज का क्या होगा, तो वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो के फैक्टर से घट जाती है, V बाय के हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो वेरी इजीली हम लोग इससे स्टोर्ड एनर्जी फिर लिख सकते हैं, U2 मींस हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। कैसे, तो ये जो C है ये के फैक्टर से बढ़ा, ये के फैक्टर से रिड्यूस हो गया, तो स्क्वायर है तो 1 बाय के स्क्वायर, तो एनर्जी जो है 1 बाय के फैक्टर से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। फाइन, तो सो वर्क डन क्या होना चाहिए, U1 माइनस U2, तो हाफ CV स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय के, और इसमें आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होगा, तो इसमें वैल्यूज पहले चलो पुट करके देख ही लेते हैं, उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताता हूं। हाफ कैपेसिटेंस है कितना, 12 पिकोफैराड, तो 12 पोटेंशियल कितना था 100 वोल्ट, तो पोटेंशियल 100 वोल्ट 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल इज 10 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 6.5, तो ये हो जाएगा पिको जूल में। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 6 तो 600 ऑलराइट इनटू
5.5 डिवाइडेड बाय 6.5, ये डेसिमल हटा दो, 11, 13, तो 6600 डिवाइडेड बाय 13 पिको जूल। तो 6600 में 13 से डिवाइड करेंगे, ऑलमोस्ट 507.7 पिको जूल। तो सो इसको लगभग हम लोग 508 पिको जूल ले सकते हैं, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, और ये हमारा आंसर होगा। फाइन। तो चलो, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कि किस तरह से स्लैब इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, तो इजीली आप ये लिख सकते हैं। और नहीं तो दूसरा वे हो सकता है, अल्टरनेटिव ये कि U1 तो आपको पता है हाफ CV स्क्वायर है, चार्ज उस पर इनिशियली कितना आया CV, तो जो फाइनली स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम लोग लिखेंगे Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, तो नया वाला C, तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद उसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी KC। फाइन। तो इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी में अगर Q को C भी रख दिया जाए तो C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाय 2KC, तो एक C कैंसिल, आप देख सकते हो अल्टीमेटली वही मिलेगा, हाफ CV स्क्वायर बाय K, और फिर डिफरेंस ले लेंगे। फाइन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चार्जेस -Q प्लस Q आर लोकेटेड एट A एंड B रेस्पेक्टिवली कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल में आप जानते हो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो -Q प्लस Q चार्ज A और B पे है, उसके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 2A। O is the midpoint of the dipole and OP is perpendicular to AB, मतलब OP perpendicular bisector है। A charge Q is placed at P where OP equals Y and Y greater than 2A। तो जो डायग्राम है आप देख सकते हो कि OP जो है हमारा ये कितना डिस्टेंस है, Y डिस्टेंस, और OP डैश कितने डिस्टेंस पर है, तो ये Y by 3। आगे कहा गया P dash such that OP dash is Y by 3, then force on Q will be close to। तो एक चार्ज इस कहां पे रखा गया, Q पर, सॉरी P पर। तो जब इस चार्ज Q को P पर रखा गया तो इस पे फोर्स था F, और जब इसको यहां P डैश पर रखेंगे तो ये फोर्स कितना होगा। ठीक है, ये फोर्स अगर F डैश है तो F डैश कितना होगा, ये आपको बताना है। फाइन। तो क्वेश्चन क्या था कि ये एक डायपोल है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है P, दूसरा है P डैश। P जो है हमारा Y डिस्टेंस पर है, P डैश Y by 3 डिस्टेंस पर है। तो इस डायपोल की वजह से P पर फोर्स कितना था F, तो जब P डैश पे होगा तो फोर्स कितना होगा, ये फाइंड करना। तो डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो फोर्स बता सकते हैं इजीली। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 माइनस P डिवाइडेड बाय R क्यूब, और ये तब होता है व्हेन R इज ग्रेटर देन A। ठीक है, R से हमारा मतलब है डायपोल के सेंटर O से उस पॉइंट के डिस्टेंस ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, जैसे जहां Y है या Y by 3 है, तो सबको देखो Y भी 2A से बड़ा है, Y by 3 भी 2A से बड़ा है, तो ये जम्पशंस वैलिड है। सो इस फॉर्मूला का ही हम लोगों को इस्तेमाल करना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी में चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे F इक्वल्स QE हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, तो 1/r क्यूब के। ठीक है ना, बस इसी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। बाकी डायपोल मोमेंट तो चेंज होने वाला है नहीं, 1/4πε0, ये सब तो कांस्टेंट है। तो सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। तो नया जो पॉइंट है P डैश, वहां पे फोर्स F डैश, पहले वाले पॉइंट P पर फोर्स F, तो इसका रेशियो, तो F डैश P पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी, तो OP डैश का क्यूब, और P पॉइंट के लिए फोर्स F है तो इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो A क्यूब। तो OP कितना है Y, और OP डैश कितना है Y by 3, तो इसका क्यूब, दैट मीन्स 27। तो सो F डैश इज 27F। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो 27F मिलेगा, जो कि दिया हुआ है किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन हो।
तो वेरी सिंपल है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस के, ठीक है। तो सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे चार्ज रखा जाए तो उस पर जो फोर्स होगा वो भी उसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हमने क्या किया, y से y/3 1/3 कर दिया। तो r को अगर 1/3 करेंगे तो उसका पावर क्यूब मतलब 1/27 ये हो जाएगा, तो 27 ऊपर, ठीक है। तो सो 1/3 का क्यूब तो ये हो जाएगा 27 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा आंसर 27 टाइम्स हो जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट, 4 equal point charges q each are placed in the xy plane at 0, 2, 4, 2, 4, -2 and 0, -2. The work required to put a fifth charge q at the origin of the coordinate system will be. तो 4 चार्ज दिया गया है, चारों का अमाउंट सेम है q, वो अलग अलग पॉइंट्स पे xy प्लेन में रखा हुआ है। तो देखते हैं वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर है। सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये 0 ऑरिजिन। तो 0, 2 एक पॉइंट है 0, 2, तो 0, 2 y एक्सिस पे होगी 0, 2। दूसरा है 4, 2, तो y कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहा, x कोऑर्डिनेट हो गया 4। तो सपोज ये है हमारा 4, 2, x एक्सिस पे 4 है। 4, -2 तो इसी के नीचे आते हैं, y एक्सिस पे -2 यूनिट पे, तो ये जाएगा 4, -2 एंड देन फोर्थ वन इज एट 0, -2, यही पॉइंट होगी 0, -2, ठीक है। सब पे चार्ज इक्वल q q q एंड q रखा गया है। The work required to put a fifth charge q at the origin of the coordinate system. अब एक पांचवा चार्ज को यहां पर रखना है इस ऑरिजिन पर, तो उस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको बताना है। फाइन, तो कैसे फाइंड करेंगे वर्क? ये जो पहले से 4 चार्जेस यहां पे रखे हुए हैं, इसकी वजह से इस ऑरिजिन की एक पोटेंशियल होगी, और पांचवा चार्ज कैपिटल क्यू हम लोग बहुत दूर से ला रहे हैं, तो उसको लाने में वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या होता है, चार्ज जिसको ला रहे हैं इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्यू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल जो कि ओरिजिन का पोटेंशियल है, अब माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आप ला रहे हो। तो ये टर्म तो आप जानते हो क्या होता है, 0। सो क्यू टाइम्स वी ओ, ओरिजिन का पोटेंशियल बस फाइंड करना। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो के क्यू बाय आर होता है। तो क्यू टाइम्स, अब ये पोटेंशियल फाइंड करने के लिए के क्यू बाय आर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डिस्टेंस आर पता होना चाहिए। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट, दूसरे चार्ज का डिस्टेंस ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ √4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये √20 हो जाएगी, तो 2√5। तो दिस डिस्टेंस इज 2√5। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 2√5, और ये डिस्टेंस कितना है, अगेन 2 यूनिट। तो सबका डिस्टेंस पता है, चार्ज पता है, सो के क्यू बाय आर। तो सो पहले चार्ज के लिए के क्यू बाय 2 प्लस दूसरे के लिए के क्यू बाय 2√5, तीसरे के लिए के क्यू बाय 2√5, चौथे के लिए के क्यू बाय 2। ऑलराइट, अब इसको बस ऐड कर देना, तो के क्यू बाहर कर लेंगे, तो के क्यू स्क्वायर इंटू 1/2 एंड 1/2, 1/2√5, 1/2√5 मीन्स 1/√5। सो के क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/√5। तो ये हमारा आंसर जो है किसमें है, ऑप्शन ए, 1/4πε0 इज के, सो के क्यू स्क्वायर 1 प्लस 1/√5। फाइन, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। In the figure shown below, the charge on the left plate of the 10 microfarad capacitor is -30 microcoulomb. The charge on the right plate of the 6 microfarad capacitor is, तो 10 microfarad capacitor पे चार्ज दिया हुआ -30 माइक्रोकूलम, लेकिन किस प्लेट पर, लेफ्ट प्लेट पर। तो इस पे -30, तो राइट वाले पर +30। तो सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग समझ सकते हैं कि इस दोनों प्लेट पर चार्ज हो जाएगा कितना, दोनों मिला के -30, और इस दोनों प्लेट का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +30 माइक्रोकूलम। बट ये 6 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो चार्ज जो है वो 30 माइक्रोकूलम का वो डिवाइड हो जाएगा दोनों पे। तो किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा,
तो Q इक्वल CV होता है। तो इन पैरेलल केस V चेंज नहीं होने वाला है, so Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। Q क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा। तो 6 माइक्रोफैराड का चार्ज और 4 माइक्रोफैराड का चार्ज ये दोनों के कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा। तो 6/4 3:2 के रेशियो में होगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना है? 30 माइक्रोकूलम, और यही डिवाइड होगा 3:2 के रेशियो में। फाइन, तो 3 + 2 5 यूनिट। तो 5 यूनिट इज हाउ मच? 30 माइक्रोकूलम। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोकूलम। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। 3 × 6 माइक्रोकूलम और ये 2 × 6 माइक्रोकूलम। तो सो Q1 हो जाएगा 18 माइक्रोकूलम। तो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे 18 माइक्रोकूलम का चार्ज है। लेकिन हम लोग जानते हैं इसके राइट वाले फेज पे पॉजिटिव चार्ज आएगी और लेफ्ट वाले फेज पे नेगेटिव चार्ज आएगी। तो आपसे पूछा गया है ऑन द राइट प्लेट, तो राइट का मतलब पॉजिटिव, सो आंसर होगी +18 माइक्रोकूलम। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। 3 charges Q plus Q and plus Q are placed at the vertices of a right angle isosceles triangle as shown below. The net electrostatic energy of the configuration is 0 if the value of Q is. तो राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेस रखे हुए दिया गया डायग्राम में, कैपिटल Q प्लस Q एंड प्लस Q। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, साथ ही साथ आइसोसेलेस है। तो मान लेते हैं परपेंडिकुलर A है तो बेस भी डेफिनेटली A होगी। तो ये हो जाएगी √2a, हाइपोटेनस इज √2a। तो कह रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन का टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो पॉइंट चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको 0 करना है। तो पॉइंट चार्ज सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, एक Q1 Q2 पेयर है जो R डिस्टेंस पर है, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R। तो इस सिस्टम में, स्ट्रैंगुलर सिस्टम में 3 पेयर बनेंगे। तो तीनों पेयर का टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख के 0 कर दीजिए। तो प्लस Q, कैपिटल Q और प्लस स्मॉल Q का पोटेंशियल एनर्जी, तो Q डिवाइडेड बाय A। फिर कैपिटल Q और इस प्लस Q का, तो कैपिटल Q स्मॉल Q डिवाइडेड बाय √2A। तीसरा पेयर, इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी, तो Q² डिवाइडेड बाय A, और इसको 0 कर देना है। तो इसमें जो कॉमन टर्म है उसे हटा दें, Q डिवाइडेड बाय A। ठीक है, तो बचा कैपिटल Q बाय √2 प्लस Q इक्वल्स 0। तो आपको बताना है कैपिटल Q का वैल्यू। तो ये तो 0 होना नहीं है, इस टर्म को 0 कर दे। ठीक है, Q × √2 + 1 बाय √2 प्लस Q इक्वल्स 0। तो सो कैपिटल Q हो जाएगी -Q√2 डिवाइडेड बाय √2 + 1। तो -Q√2 डिवाइडेड बाय √2 + 1, जो कि दिया गया किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में। ऑलराइट, तो सिंपल था ये। इस एपिसोड में इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि 2019 का ही प्रॉब्लम्स होगा, और उसमें भी इतने ही प्रॉब्लम्स फिर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तब तक रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।